देखते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के हैं सेक्शन ए में। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ राज विलेज इज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2020. The total live birth in the village is 50. What is the birth rate Ras village in the year? देखो क्या कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन है 10,000, 20 की बात की गई है ये, और जो लाइव बर्थ हुए हैं वो कितने हुए हैं इस ईयर में, 50 हुए हैं, और टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 10,000, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो जब हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, चूज एंड द करेक्ट टर्म्स फॉर इट। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड वे दे विश टू फॉलो अप थॉट इन एक्शन। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो अनरीजनेबल हो, वो रिस्ट्रिक्शंस ना हो, एक्सप्रेस हो अपनी थॉट को वे करने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉलो, किसी भी एक्शन को फॉलो करने की कहाँ पर होती है, लिबर्टी। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अन्नपूर्णा योजना है वो किससे रिलेटेड है, सी फूड से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज के गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है। 2020 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 50 है। बताइए कि 2020 में राज के गांव की जन्म दर क्या थी। तो जैसे मैंने अभी बताया, सोल्व करके दिखाया था, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, अपने विचारों को किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। यह क्या है, स्वतंत्रता। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना का संबंध इनमें से किससे है। तो अन्नपूर्णा का संबंध यहाँ भोजन से है। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्षेत्र की क्रिया है। यहाँ पे कहा गया कि तृतीय थर्ड सेक्टर कहाँ पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पर्यटन। बी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, तो जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। हिटलर क्या चाहता था कि उसके राज्य का विस्तार हो, तो जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी इन द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम ये कहें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द हिटलर फॉरेन पॉलिसी इन 1930, एक्सपेंशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो 84। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अमेंडमेंट एट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, पार्लियामेंट। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु प्रिपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ओलंपिया दे गॉज। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार, निम्नलिखित में से किस संस्था को देश के मौजूद कानून के संशोधित करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा संसद। संसद क्या कर सकता है, कोई भी संशोधन है उसको सही, कोई भी चीज दिक्कत है उसे सही कर सकता है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ओलंपिया दे गूंज ने तैयार किया था। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर उसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में किस राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ था। तो राष्ट्रवाद का। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, डी, राष्ट्रवाद। उसके बाद देखो गलत का मिलान करना है आपको। 11 में क्या कहा गया है कि कौन सा अन्नपूर्णा नेपाल में है, गुरला दहता भी नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, जो कंचनजंगा है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, तो कंचनजंगा इंडिया में है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द राइज विच पॉलिटिकल आइडियल्स इन यूरोप? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका 10th का आंसर डी हो जाएगा, नेशनलिज्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट पेयर? आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट पेयर डी हो जाएगा, कंचनजंगा है नेपाल, कंचनजंगा इंडिया में है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बट ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, आप इसे एक अच्छे से चेक करके मैं आपको इसको मैसेज कर दूंगी, ग्रुप में कमेंट में डाल दूंगी, मतलब कमेंट डाल दूंगी कि हाँ इसका क्वेश्चन में अगर, या एक वीडियो बना दूंगी, यहाँ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये क्वेश्चन, तो आप चेक करके आप मुझे कमेंट करके सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ आर द सीट इन लोकसभा हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलोकेटेड टू द स्टेट इंडिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में आ जाएगा, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। एक पॉपुलेशन के स्टेट पर क्या होती है, बेस होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता? बी। लेकिन अभी फिर मैं ये कह रही हूँ थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, होमवर्क में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, आप ही के नाम के, आप ही के कमेंट के साथ में मैं इसको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के लोकसभा में राज्यों को सीटें कैसे आवंटित की जाती है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर, जितनी जनसंख्या होती है उतनी ही सीटें आवंटित यहाँ पर की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत जाने की स्वीकृति देता है? तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चिल्का झील अवस्थित है, मतलब चिल्का झील कहाँ पर है? पूर्वी तटीय मैदान पर, 15 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी तटीय मैदान पर। उसके बाद 16 देखिए, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय डैश संगठन है, तो एक मानवाधिकार संगठन है, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच फंडामेंटल राइट अलाउ सिटीजन टू मूव टू कोर्ट टू देयर फंडामेंटल राइट टू वॉलेट? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। लेक चिल्का इज लोकेटेड इन, तो 15 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 17, स्टालिन ने सामूहिकरण अभियान आरंभ किया, सही है। स्टालिन समाजवाद में विश्वास रखता है, ये भी, इसकी व्याख्या भी सही है, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सही स्टेटमेंट है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी सही है, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, स्टेटमेंट सही है, भी एक समान नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नगरीय अनियमित मजदूरी परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों में से एक है, तो हाँ जो अनियमित मजदूर है उनका क्या है, सर्वाधिक असुरक्षित समूहों में से एक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं दे रहा है इसकी, तो ये आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, गोदावरी एक सदानीरा नदी है, ये स्टेटमेंट गलत है, और गोदावरी प्रायद्वीप नदी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, डी आंसर सही हो जाएगा कि संकल्पना गलत है परंतु कारण जो है वो सही है, डी हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम, देखिए क्या कहा गया है, स्टालिन हैज स्टार्टेड एन कॉन्कुलेटिव प्रोग्राम, सही है। स्टालिन बिलीव इन सोशलिज्म, तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर में, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री एंड नो कंट्री कैन ऑर्डर इंडिया, तो ये भी सही है, ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द proportion of the people below poverty line is not same in all over group, ये भी सही है। द अर्बन casual labor household is one of the most vulnerable group below poverty line, तो बात सही है बट व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, गोदावरी इज ए पेरिनियर रिवर, गलत है, गोदावरी इज पेनिनसुलर रिवर, ये स्टेटमेंट सही है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, बी स्टार्ट होता है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ऑफ रशिया, रूस के फरवरी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए,
देखो क्या होगा इसमें, जार का त्याग और रूस में लगभग 50 वर्षों के निरंकुश शासन का अंत हुआ था। अनंतिम सरकार की स्थापना हुई थी, सुधार लागू किए गए थे और रूस प्रथम विश्व युद्ध में लड़ता रहा था। Abdication of the Tsar and the end of the near 500 years of autocratic rules in Russia, provisional government established and reform introduced. Russia continued to fight in the First World War. इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, यूरोप में समाजवाद का आना एक क्रांतिकारी घटना थी। इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। The coming of socialism in Europe was a revolutionary event. Given argument in support this statement. देखिए आंसर क्या है। The coming of socialism in Europe was revolutionary due to the several reasons, including it was the first time that political ideology looked at to ensure that everyone was treated equally. पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी को क्या माना जाए, इक्वली माना जाए। That each person was granted the most basic goods and even if they were not able to contribute the society. हर एक को इक्वलिटी मिले, चाहे क्या हो, हर एक पर्सन को क्या हो, उसकी डिग्निटी को फॉलो किया जाए, डिग्निटी मानी जाए उसकी, चाहे वो कुछ भी सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट ना कर पाए। यूरोप में समाजवाद का आगमन कई कारणों से क्रांतिकारी था। यह पहली बार था कि किसी राजनीतिक विचारधारा ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुनियादी सामान दिया जाए, जो भी उसको जरूरत है, नीड है, उसको दिया जाए, भले ही वे समाज के योगदान में सक्षम न हो। क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप समूह पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारत के द्वीप समूह क्रमशः मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। भारत में कुल 1382 द्वीप है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि एक अंडमान निकोबार है, एक लक्षद्वीप है और यहाँ पे 1382 द्वीप हैं। The island group of India are Andaman and Nicobar Island to the southeast and southwest of the mainland, and the Lakshadweep Island is the Bay of Bengal. तो देखो क्या कहा गया, अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, साउथ ईस्ट पर है, और उसके अलावा जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल पर, एंड अरेबियन सी रिसेप्टिवली। ठीक है। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 1382 आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? What is main reason of the poverty in India? These causes including corruption, growing population, poor agriculture, the wide gap of rich and poor, old customs, illiteracy, unemployment, and few more. A large section of people are engaged in agriculture activity, but activity pays very less in comparison to the work done by the employees. देखो क्या कहा जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप इनको लिख सकते हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद करिए कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं। इन कारणों में भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, खराब कृषि, अमीर और गरीब का बड़ा अंतर, पुरानी रीति रिवाज, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुछ अन्य शामिल है। लोगों का एक बड़ा वर्ग कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है, लेकिन इस गतिविधि में कर्मचारी द्वारा किए गए काम की तुलना में बहुत कम भुगतान मिलता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा के 3 घटकों का वर्णन कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन सैंपल पेपर 1 में भी था, यहाँ पे अच्छे से आंसर समझाया गया है। फर्स्ट देखो क्या है, भोजन की उपलब्धता, सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता हो। भोजन की पहुंच, भोजन तक पहुंचने में बाधा का अभाव, मतलब खाना तो बहुत स्टोरेज किया गया, बहुत लोगों के लिए रखा गया, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो फर्स्ट क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए खाना उपलब्ध हो, मतलब 10 लोग है तो 10 लोगों का खाना होना चाहिए, लेकिन उन 10 लोगों तक खाना पहुंचना भी चाहिए। और भोजन की सामर्थ्यता, सभी व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य गुणवत्ता वाला भोजन, मतलब ऐसा भोजन जिसमें कीड़े लग गए हो तो ऐसा भोजन नहीं, भोजन की सामर्थ्यता मतलब कि सही भोजन होना चाहिए। 3 पॉइंट है, सबसे पहले उपलब्धता होनी चाहिए, उसके बाद उसकी पहुंच होनी चाहिए, और उसकी सामर्थ्यता मतलब कि वो सही कंडीशन में होना चाहिए खाना, कि लोग उसको खा सकें। स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीदने की क्षमता, और उसको खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए, मतलब सही भोजन होना चाहिए और उसको खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए।
देखो क्या कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड फॉर द ऑल पर्संस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, एब्सेंस ऑफ बैरियर टू द एक्सेस टू फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, कैपेबल टू ऑल पर्सन टू बाय फूड टू एक्सेप्टेबल क्वालिटीज। अब हम देखते हैं सेक्शन गैस स्टार्ट हो गया है, तो इसमें सबसे पहले 25th क्वेश्चन, फ्रांस में जैकोबिन क्लब में उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रीजन फॉर द एमर्ज ऑफ द जैकोबिन्स क्लब इन फ्रांस। जैकोबिन वामपंथी क्रांतिकारी थे जिनका लक्ष्य राजा लुई सोलवे के शासन को समाप्त करना और एक फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना करना था। तो जो जैकोबिन वामपंथी थे उनका लक्ष्य क्या था, जो राजा लुई सोलवे थे उनके शासन को खत्म करना और गणराज्य की स्थापना करना था। वे फ्रांसीसी क्रांति में शामिल हुए सबसे प्रसिद्ध कट्टरपंथी राजनीतिक गुट थे। इस क्लब का गठन राजनीतिक माहौल के कारण किया गया जिसने फ्रांस के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसमें प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर, देश के शासन में लोगों की भागीदारी न होना, ये सब चीजें शामिल थी। The Jacobins were left-wing revolutionary who aimed to end the reign of the King Louis XVI and establish a French Republic. They were the most famous and radical political fiction involved in the French Revolution. The club was formed due to the political climate that mistreated the people of France. The included increased the direct tax charges by the church and no involvement of people, the government of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 फंडामेंटल राइट मेंशन इन द मैनिफेस्टो ऑफ ओलंपिए दे गुजी। ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र में वर्णित किए 3 मूलभूत अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, विशेषकर उत्पीड़न का प्रतिरोध। समस्त संप्रभुता का सिद्धांत अनिवार्य रूप से राष्ट्र में निहित है जो स्त्री पुरुष का पूर्ण मिलन है। कोई भी निकाय और कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिकार को प्रयोग नहीं कर सकता है जो स्पष्ट रूप से राष्ट्र में उत्पन्न न हो। तो स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, विशेषकर उत्पीड़न का प्रतिरोध यहाँ पर किया गया है। These rights are liberty, property, security, especially resistance to oppressions. The principle of all sovereign rests to essentially in the nation, which is but the uniting of women and men. No body and no individual may exercise authority which does not emanate expressly from the nation. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 26 क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम। देखो क्या कहा गया, द इंडस travel in southwest direction and flow to drain the Arabian Sea. On the other hand, the Ganga flow in southeast direction and pass through the most of North India to drain into Bay of Bengal. देखो क्या कहा गया, साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में जाती है, ये साउथ ईस्ट में जाती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, और ये क्या है, स्लाइटली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो स्लाइटली लॉन्गर है इंडस रिवर से। सिंधु दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी ओर गंगा दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली सिंधु नदी प्रणाली से थोड़ी सी लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सजेस्ट सम वे टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बेरोजगारी दूर करने के कुछ उपाय बताइए। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपायों में औद्योगिक तकनीकों में बदलाव, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में नीतियां, शिक्षा प्रणाली में बदलाव, रोजगार एक्सचेंजों का विस्तार, अवसरों का विस्तार, स्वरोजगार वाले लोगों को अधिक सहायता, पूर्ण व अधिक उत्पादन रोजगार पर जोर, उत्पादन दर में वृद्धि शामिल है। मतलब मेन स्किल बढ़ाई जाए, जिससे कि क्या होगा, अगर एजुकेशन अच्छी दी जाए, स्किल वाली एजुकेशन दी जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले काम करने का और अच्छी सैलरी दी जाए, जिससे कि क्या होगी, बेरोजगारी दूर होगी। Measures to solve unemployment problem include changes the industrial technique,
policies regarding seasonal unemployment, changes in the education system, expansion of employment exchanges, more assistance to self-employed people, emphasis on full and more productivity employment and increase the production rate. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। The principal role of the judiciary is to protect rule of law and ensure the supreme of law. If to safeguard to right the individual, settle dispute by the law and ensure that democracy does not give way to the individual and group dictatorship. देखो क्या कहा गया, न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना, कानून को सर्वोच्च सुनिश्चित करना, भाई कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। यह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों का निपटारा कानून द्वारा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत या समूह तानाशाही को रास्ता ना दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द increased participation of people in election is a testament of a Indian election being free and fair. Review the statement. चुनावों में बढ़ती लोगों की भागीदारी भारतीय चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का साक्ष्य है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, भी लोग जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक तरह का स्वतंत्र और निष्पक्ष, हम जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो स्वतंत्र है, जिसमें हर एक पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है और निष्पक्ष। जो रिजल्ट आएगा वो लोगों ने जो वोट दिए उसी के आधार पर आएगा। तो इसकी कथन की आपको समीक्षा करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके आंसर के साथ में ही इसका वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां कौन कौन सी आई थी और उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया। सेक्शन डी देखते हैं हम। What were the major challenges before the Indian Constitution Assembly and how did they face them? तो देखिए क्या क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहली जो समस्या थी, एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो देश भर में मौजूद विविध संस्कृति विरासत वाली लगभग 360 मिलियन लोगों को, विशाल आबादी को संतुष्ट कर सके। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसमें सभी लोगों की संस्कृति विरासत के साथ क्या किया जाए, मौजूदा जितने भी लोग हैं उनको संतुष्ट कर सके। देश के सभी नागरिकों के लिए लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोकतंत्र की सीमा क्या रखी जाए। भारत में विभिन्न भाषाएं और धार्मिक संस्कृतियां थी, ये एक दिक्कत थी। देश की संविधान उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, संविधान जो था उसमें काफी आ रहा था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समस्या थी, राज्य केंद्र और सरकार केंद्रों के अधिकार का विभाजन करना था, राष्ट्रभाषा के बारे में सोचना था। तो ये सारी दिक्कतें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के समय आई थी, और उसको किस तरह से इसका निपटारा किया गया था उसके बारे में देखते हैं। इसकी मौजूदा समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जो देश के अद्वितीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए देश को मार्गदर्शन और शासन करने के लिए एक व्यापक और गतिशील ढांचा प्रदान किया। उन्होंने एक प्रारूप बनाया, ऐसा एक उन्होंने मतलब एक शैली बनाई जिसके अंदर सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो समस्या थी उनके बारे में सुना और उसके बारे में निष्कर्ष लेते हुए ये अपना जो फाइनल डिसीजन था वो उन्होंने बनाया था। तो क्या क्या चैलेंजेस थे। हाउ टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन सेटिस्फाई अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 360 मिलियन पीपल प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री एंड विच डिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। हाउ टू इंश्योर डेमोक्रेसी फॉर ऑल सिटीजन टू कंट्री, व्हाट शुड बी द लिमिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। In India, there are different languages, religion, cultures. Country was going throughout the constitution turmoil. The problem was separate electorate and the division of right between state and सेंट्रल गवर्नमेंट। द लैंग्वेज ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज वाली भी प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से उससे छुटकारा मिला या किस तरह से उन्होंने इसको सॉल्व किया। तो किसने किया, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इज कंसीडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड अ कंप्रहेंसिव एंड डायनेमिक फ्रेमवर्क टू गाइड एंड गवर्न द कंट्री, keeping in view her unique social, culture and religious diversity. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसकी ओर में दिया गया। द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इन द पेरेमिएबल ऑफ द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द वैल्यू मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। कथन के आलोक में भारत संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो भारत की संविधान की उद्देशिका क्या है, जिसमें कि संविधान की जो बुक है उसमें आप अगर अपनी बुक भी देखोगे तो वहां पे भारत संविधान की उद्देशिका लिखी होगी, जिसमें भारत के संविधान की आत्मा बसती है। मतलब उसमें भारत के संविधान की जो मेन बातें हैं कि सभी भारतीय भाई बहन हैं, या इसके अलावा सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, बेसिक संविधान, हमारे बेसिक बात है। तो इसी के बारे में वहां पे हर कहीं लिखा होता है उद्देशिका में। तो उसी में क्या है, संविधान की, अब हर कोई वो संविधान वाली बुक नहीं पढ़ सकता ना, तो वो उद्देशिका में क्या है, मेन पॉइंट लिखे गए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसके वर्णित मूल्यों के बारे में। देखो क्या है, प्रस्तावना में व्यक्त मूल्य संविधान के उद्देश्यों के रूप में व्यक्त किए गए हैं, जैसे कि संप्रभुता, समाजवाद, निरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य का गणतांत्रिक चरित्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम लिख दिए, इसी को डिस्क्राइब करके आपको लिखना है, जैसे कि सभी में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सभी के साथ में मानवीय गरिमा बनी रहनी चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, एक लोकतंत्र व्यवहार होना चाहिए, समाजवाद की भावना होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए अपने धर्म को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, राष्ट्र की एकता के बारे में, इसको बिना विभाजित किए अखंडता की भावना होनी चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको एक एक दो दो लाइन और ऐड करते हुए लिख देना है। वो मेन पॉइंट्स यही रहेंगे। The value expressed in the preamble are expressed as the objective of the Constitution. These are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republic, characters of Indian state, justice, equality, liberty, equality, fraternity, human dignity, and the unity and integrity of the nations. ये सारे टॉपिक है, इसी को डिस्क्राइब करके थोड़ा थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में पाए जाने वाली विभिन्न ऋतुओं का एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने होते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट सीजन फाउंड इन इंडिया। 4 major seasons are found in India. Cold weather region, winter. This season occur in month December to last up to month of February. During this season, temperature remain cold and northern India become the sun rays do not fall directly on the region. Hot weather region, summer. This season start from March to end of the May. During this season, temperature become very hot because the sun ray fall directly on the region of hot. Okay. एंड ड्राई विंड कोल्ड लू इज ब्लो ड्यूरिंग द डे। और डे के समय क्या होती है, लू विंड करते एकदम इजी सा। ये देखो साउथ, इसके बाद में देखो नेक्स्ट दो और दिए गए हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर, साउथ वेस्ट मानसून रीजन कौन सा है, रेनी सीजन। दिस सीजन मार्क्ड बाय द एडवेंट एंड द एडवांस ऑफ द मानसून। द विंड ब्लो इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड व्हेन दीज विंड स्ट्राइक माउंटेन्स बेरी बिंग द रेनिंग। Season of the retreating monsoon, autumn. This is season to the retreating monsoon. During this season, wind move back from the mainland to Bay of Bengal. The southern part of the India receive this season, this rays. देखो क्या कहा गया है, सर्दी की ऋतु ये दिसंबर माह में आती है और फरवरी माह तक रहती है। इस मौसम के दौरान उत्तर भारत में तापमान ठंडा रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। गर्म मौसम ग्रीष्म ऋतु यह है, मार्च महीने से शुरू होता है और मई के महीने में समाप्त होता है। इस मौसम में तापमान बहुत गर्म रहता है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें इसमें पड़ती है। गर्म और दिन के समय शुष्क हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, वर्षा ऋतु, इस मौसम में मानसून के आगमन और आगे बढ़ने से चिन्हित किया जाता है। हवाएं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की भूमि की ओर चलती है और नमी लेकर अपने साथ चलती है और ये पर्वतीय अवरोधों से टकराती है और वर्षा होने लगती है। लौटते मानसून का मौसम शरद ऋतु, यह मानसून के लौटने का मौसम है। इस मौसम में मुख्य हवाएं वापस भूमि बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है और दक्षिण भारत के प्राप्त होती है, दक्षिण भारत को जाती है, पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया, डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विद एग्जाम्पल। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन जो हम बात करते हैं सैंपल पेपर 1 में भी आया था, वहां पे बहुत शॉर्ट में कराया गया था, यहाँ थोड़ा डिटेल में है क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके टोटल 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले अक्षांश, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप हवा का तापमान
हवा का तापमान आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। सेकंड है ऊंचाई। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, वायुमंडल कम और सघन होता जाता है, तापमान कम होता जाता है, इसीलिए गर्मियों के दौरान पहाड़ियां ठंडी रहती है। उसके बाद थर्ड है दबाव व पवन प्रणाली। वहां पे सिर्फ नाम बताए गए थे सैंपल पेपर 1 में। किसी भी क्षेत्र का दबाव या हवा उस क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह शुष्क वर्षा पैटर्न के तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी। समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, इसका मध्यम प्रभाव कम होता रहता है। लोगों को चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। इस स्थिति में महाद्वीपीयता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, महासागरीय धाराएं। महासागर तटवर्तीय हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जिसके पास गर्म ठंडी धाराएं बहती है, यदि हवाएं तटवर्ती है तो गर्म या ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राहत विशेषताएं। उच्च पहाड़ ठंडी और गर्म हवाओं के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। वर्षा भी हो सकती है यदि वे पर्याप्त ऊंचे हो तो वर्षा के रास्ते में आते हो, जिससे हवाएं चलते हैं। देखो कि अगर हवाएं चल रही है और बीच में पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगी, वहां पर हवा जो है वो ठंडी हवा रुक जाएगी और बारिश हो जाएगी। इन मौसमों में पहाड़ों का निचला भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैल्टीट्यूड्स। ड्यू टू द कर्वेचर्स ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैल्टीट्यूड। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर towards the pole. Altitude. As one goes from the surface of the earth of higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decrease. The hills are therefore cooler during the summer. Next देखिए, pressure and wind system. The pressure and the wind system of the any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus is influence the temperature and arid rainfall pattern. Distance from the sea. The sea exerts moderating influence on the climate. As the distance from the sea increase, क्या कहा गया है, distance from the sea exerts moderating influence on climate. As the distance from the sea increase, it moderating the influence decrease and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as the continuously, which mean very hot during summer and very cold during winter. फिफ्थ पॉइंट है इसका, ओशन करंट। ओशन करंट अलोंग ऑन शोर द विंड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑन कोस्टल एरिया। फॉर इंस्टेंट एनी कोस्टल एरिया विद वार्मिश कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट will be warmed or cooled if the wind are onshore. Relief features. High mountain act as a barrier to cold or hot wind. They may also cause precipitations if they are high enough and lie in the path of the ray-bearing wind. The leeward side in the mountains remain relatively dry rainfall in the season. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32। कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों का उल्लेख करते हुए फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। Mention some important philosopher and describe their role in the French Revolution. देखो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से फ्रांस की आम जनता को प्रेरित किया, उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। देखो क्या क्या पॉइंट्स थे यहाँ पर। वे राजा के द्वितीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत के विश्वास नहीं करते थे। जॉन लॉक ने अपने टूटरिज्म ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत को दृढ़ता से खंडन किया। रूसो ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार के स्वरूप का प्रस्ताव रखते हुए विचार को आगे बढ़ाया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोटेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में शक्ति विभाजन का प्रस्ताव रखा। इन्हीं दार्शनिकों ने अपने विचार के पर सैलून और कॉफी हाउस में गहन चर्चा की गई। पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच फैलाया गया। जो लोग अशिक्षित थे उनके लाभ के उन्हें अक्सर समूहों में जोर से पढ़ाया जाता था। इस प्रकार दार्शनिक ने फ्रांसीसियों में क्रांति लाने में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया या बहुत योगदान दिया। क्या क्या उन्होंने विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन की बात बोली। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि जो सामाजिक अनुबंधन लगाए जा रहे हैं उसको रोका जाए, पूर्ण अधिकार, जो एक ही राजा का पूर्ण अधिकार होगा उस पर रोक लगाई। तो इस तरह से काफ़ी योगदान दिया।
देखो क्या होगा, द फिलोसफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे इंस्पायर्ड द कॉमन मॉस फ्रांसिस with their revolutionary ideas and prepared to fight against injustice. They did not believe in the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. In his two treasury, the government Locke refuted in the doctrine Strongs. Russia carries in idea forward processing a form of government based on a social contract between the people and their representative. In the spirit of the law, Montesquieu proposed a division of power within a government between the legislative, executive and judiciary. नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द इंडिया ऑफ द दीज फिलोसफर एंड वर डिस्कस इंसेंटिवली इन सलून एंड कॉफी हाउस वर स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक एंड द न्यूज़पेपर. दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु वर illiterate. Thus the philosopher contribute a lot of bringing in the French Revolution. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड नॉट कंप्लीट एन एस्पिरेशन ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट. देखो क्या कहा गया, फ्रांसीसी क्रांति समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, कथन का विश्लेषण कीजिए. तो देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि यह देखा गया कि समाज के मध्यम वर्ग और अमीर समूहों को सबसे अधिक लाभ हुआ. गरीब और निम्न वर्ग सबसे अधिक निराश थे क्योंकि उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया था, या यूं कहें कि उन पर विचार ही नहीं किया गया था. महिला समूह बिना संपत्ति वाले पुरुषों को वोट देने की अनुमति नहीं थी. जो लोग टैक्स नहीं देते थे उन्हें वोट देने से भी रोका जाता था. मतलब बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था. इसीलिए कहा गया कि फ्रांसीसी क्रांति पर सभी वर्गों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई. French Revolution did not fulfill aspiration of all sections because it was seen that middle class or rich group of the society were the most benefited. The poor and the lower class were the most disappointed as their dream and aspirations were not met and rather considers. The women group and the men no property were allowed to vote, and those who did not pay the tax were also support to the casting their votes. तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें रह गई थी, इसीलिए कहा गया कि जो पूरी फुलफिल नहीं कर पाए थे, जो लोग चाह रहे थे सभी को फुलफिल उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पाई थी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन. देखो क्या कहा गया है, मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें. शिक्षा किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देती है. Education is a critical component of human resources development, helping employees acquiring new skills, knowledge, advance career, increase productivity, foster innovation, manage changes, improve employees and engagement, and driving organization development. Education provide individually with the knowledge and the skills necessary to participate in the workforce and contribute the economic growth. A well-educated population is essential for the development of a strong and competitive economy. Education also play a vital role in the reducing poverty and the promoting social mobility. देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कर्मचारी को नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, नवप्रचार का बढ़ावा देने, परिवर्तन पर प्रबंधन करने, कर्मचारी जुड़ाव के सुधार में करने, संगठनात्मक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है. शिक्षा व्यक्ति को कार्यबल पर भाग लेने, उनके आर्थिक विकास में योग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है. एक मजबूत एंड प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सुनिश्चित आबादी आवश्यक है. शिक्षा गरीबी को कम करने, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, सरकार किसी देश में मानव पूंजी के निर्माण को कैसे बढ़ावा दे सकता है. मानव पूंजी के निर्माण को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इस लक्ष्य को समर्थन करने वाली नीतियों को नीतियां और पहलुओं के उदाहरण प्रदान करें. How can the government promote the formation of human capital in country? Provide example of policies initiate that support this goal. देखो क्या कहा गया, How can the government प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल को किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर सकती है और इसके लिए क्या क्या उन्होंने स्टेप लिए हैं उसके बारे में हमें बताना है.
देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब मौजूदा मानव संसाधन को अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाकर विकसित किया जा सकता है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। जो मानव है उसी के अंदर क्या किया जाए, उसे अधिक शिक्षित कर दिया जाए, उसको स्वस्थ कर दिया जाए तो उस मानव पूंजी का निर्माण होता है। यह देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है और बिल्कुल भौतिक पूंजी के निर्माण की तरह, जैसे भौतिक किसी चीज को बनाता है ना, वैसे ही है कि ये मानव पूंजी को बनाता है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई योजनाएं, एकीकृत बाल विकास योजनाएं, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, भारत में शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मेन बताना है कि मानव पूंजी क्या है, कि मानव के अंदर क्या किया जाए, इतनी उसको एजुकेशन दे दो, उसको स्किल दे दो कि वो, अब देखो जब स्किल आ जाएगी और उसको फैसिलिटीज दे दो, मतलब उसको पढ़ाई करवा दो, उसके बाद उसकी अच्छी से उसके अंदर स्किल दे दो, अच्छे बिजनेस करने की स्किल दे दो, और साथ में क्या करो, थोड़ा उसको मतलब वो सिस्टम दे दो ना इसको, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मानव खुद ही काम की एक मशीन बन जाएगा तो क्या होगा, अगर एक पूंजी बन गया तो वो धीरे धीरे उस काम को बढ़ाएगा ना, जिससे कि क्या होगा, देश की शक्ति बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और देश की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और किस तरह से किया जा सकता है, अलग अलग सरकार इसके लिए योजनाएं बना सकती है। When the existing human resources is further developed, becoming more educated and healthy, the human capital formation take place. It add to the productivity power of the country, and just like the physical capital formation. Following are the two schemes introduced by the government enhance health facility in India. Integrated Child Development Services Central Government Health Scheme. Following are the two schemes that introduced the government by enhanced education facility in India. Sarv Shiksha Abhiyan Midday Meal Scheme. हेलो गाइज, आप मेरे इंस्टा की आईडी है स्मार्ट स्टडी 10, उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे आंसर्स जो हैं इसकी शॉर्ट वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। आप अच्छे से वहाँ पे जो उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हर एक सर्कुलर आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट में चाहिए, जो आंसर की शॉर्ट में चाहिए, वो वहाँ पर आपके पास में अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल का नाम है, या मैं कहूँ जो पेज है उसका नाम है SMARTSMAR_TSTUDY10, ये है इसका नाम। आप इस पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। अभी नई नई बनाई है तो उसको थोड़ी हेल्प कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उस पर मैं उसको और मोटिवेट हो सकूँ कि उसमें और इन्फॉर्मेशन या और आपके रिगार्डिंग कुछ भी आपको फ़ायदे की चीज़ें मैं उसके अंदर डाल सकूँ, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब हम सेक्शन ई करने वाले हैं, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं। देखो क्या कहा गया है। पुरानी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिकों में किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% जमीन कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों के विशेषाधिकार में जन्मा था। इससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग के लोगों को अपने सामंती विशेषाधिकार था। वे किसानों द्वारा सामंती वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर, खेतों को काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या है, 1789 की क्रांति, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में कर लेंगे। 1789 की क्रांति में पूर्व फ्रांस की भूमि के अधिकांश भाग पर किसका अधिकार था? तो देखो यहाँ से कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। कुलीन वर्ग को क्या विशेषाधिकार था? तो देखो यहां से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखो कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। देखो यहां से कर सकते हो अपना, क्या विशेषाधिकार थे? विशेषाधिकार थे वे किसानों से सामंती वसूल करते थे। क्या करते थे? किसानों से या तो यहां से लिख सकते हो फर्स्ट का, देखो यहां से हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर आप यहां से लिख सकते हैं, देखो यहां से, ये देखो कि राज्य कर को दिए जाने वाले करों में छूट थी। कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, वे किसानों से सामंती वसूल किया करते थे। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। फ्रांसीसी समाज में किसानों की क्या स्थिति थी? तो देखो यहां से थर्ड में, किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर, स्वामी के खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करने के लिए वो बाध्य थे, उनको ये करना ही पड़ता था। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हु ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन इन 1798। तो देखो यहां से हम आंसर लिखेंगे, ये देखो ये रहा द स्मॉल परसेंटेज, ये रहा यहाँ से द लैंड वॉज, यहाँ से हो जाएगा द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल, चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर इन द थर्ड स्टेट। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या कहा गया है, व्हाट फेडरल प्रिविलेजेस वर द जो इंजॉय बाय द नोबल्स। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लिखेंगे सेकंड का आंसर, यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में
देखो यहाँ से द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट एलिगर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सपेंशंस, यहाँ से देखो सेकंड का एक्सपेंशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स द स्टेट द नोबल फर्दर एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ तक हो जाएगा पीसेंट तक, एक्सटेंट पीसेंट तक थर्ड का आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर सॉरी सेकंड का आंसर यहाँ से वहां तक हो जाएगा। थर्ड का आंसर नेक्स्ट पीसेंट से लेके देखो पैराग्राफ में क्या कहा गया, वाज द कंडीशन ऑफ द पीसेंट की कंडीशन क्या थी, पीसेंट्स वर ऑब्लिगेट टू द रेंडर सर्विसेज और द लॉ टू वर्क द हाउस फील्ड एंड सर्व द आर्मी ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द बिल्डिंग रोड, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ग्राफ में आंकड़े दिए गए हैं और उसी से रिलेटिव प्रश्न है, तो आइए यहाँ से इस तरह से रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई है, तो देखो बढ़ोतरी कहाँ देखी गई है, यहाँ पर 61 से 71 में, फर्स्ट का आंसर। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी सर्वाधिक देखी गई है, तो ये आ जाएगा 2001 से 2011 में। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी होने के किन्हीं दो कारणों को लिखे, तो जनसंख्या दर में वृद्धि कमी क्यों हुई है, एक तो क्या है एजुकेशन बढ़ गई है, एजुकेशन का स्तर क्या है थोड़ा सा बढ़ गया है, सुविधाएं बढ़ गई है, और जो हम ये कहते हैं कि जन्म दर है वो कम हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो गई है। आंसर दे पहले इंग्लिश मीडियम में देखते हैं फिर आंसर देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, एनालाइज द गिवन डाटा इन द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इन विच डीके द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज राइज, कहां पे राइज हुई है 61 एंड 71 में। इन विच डीके द शार्पनेस डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हुई है एकदम डिक्रीज हुई है 1 से लेके 11 में। एक्सप्लेन टू रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रेट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले बस यही लिखना है कि शिक्षा इसका मेन रीजन है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बढ़ गई है, इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि वुमेन की एम्पावरमेंट बढ़ गई है ना, वुमेन्स को वो ये कह सकते हैं महिला शिक्षा भी बढ़ गई है और जन्म दर कम हुई है, इन सब चीज़ों को आप इसके अंदर इंक्लूड करके लिख सकते हैं आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक पैराग्राफ दिया गया है जिससे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो फटाफट रीड कर लेते हैं। 19-20 की प्रारंभिक स्कूल प्रणाली में 7,78,842 के सभी से अधिक गांवों में फैली हुई थी दुर्भाग्यवश स्कूल की शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर की पढ़ाई के बीच में छोड़ने की दर से कमजोर कर दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा का नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों के धारण किए हुए उनकी पोषण सुधार स्थिति में सुधार, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। भारत की शिक्षित वृद्धि हो सके, मतलब शिक्षा की वृद्धि कर सके लोगों में ना, इसी के रिलेटेड है। अब क्या है, प्राथमिक स्कूल प्रणाली के विस्तार में किए गए प्रयासों को कमजोर होने के किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। तो देखो यहाँ पे एक कारण ये क्या है, एक तो शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई को बीच में छोड़ने की उच्च दर, इसकी वजह से क्या हुआ था जो स्कूल का शिक्षा का विस्तार था वो कम हो गया। सेकंड देखते हैं क्या कहा गया है, विद्यालय में दोपहर के भोजन की योजना क्यों चलाई गई, तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति को सुधार के लिए दोपहर की भोजना जो की योजना है उसको क्रियान्वित किया गया। सेकंड का आंसर है सॉरी। थर्ड में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको टिप्पणी देनी है। सर्व शिक्षा अभियान देखो यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बारी, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, रीड तो हम कर चुके हैं, शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, मेंशन एनी फैक्टर विच द डाइल्यूट द एफर्ट ऑफ द टेकन प्राइमरी स्कूल सिस्टम। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि डाइल्यूट द पुअर क्वालिटी बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड द हाई ड्रॉप रेट्स, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आंसर देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Why has midday meal scheme been implanted in the school? स्कूल में क्यों इम्प्लांटेड की गई थी, तो ये हो जाएगा मिड डे मील स्कीम वाज इम्प्लांटेड एंड एनकरेज अटेंडेंस रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, यहाँ से हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द प्रोवाइडिंग एलिमेंट एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 16 to 14 इन 2010। ये हो जाएगा यहाँ से। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, टाइम बाउंड इनिशिएटिव द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर द अचीविंग गोल द यूनिवर्सलाइजेशन ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ तक ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा हिंदी में भी चाहे इसमें आप यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा। अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसके अंदर मैप है, तो सैम्पल पेपर 1 का भी मैप अभी रह गया है, वो भी मैंने नहीं करवाया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मैप मैं नहीं करवा रही हूँ। आप मुझे कमेंट करिएगा, इन दोनों ही क्वेश्चन के मैप जो है मैं मैप का एक इकट्ठा ही वीडियो बना दूंगी जिसमें दोनों ही जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें करवा दूंगी और मैप करवा दूंगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में डाल दीजिए जिससे कि मैं उसको भी सोल्व कर सकूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को सोल्व करके आप तक को समझाने में, और कोशिश यही रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर उसको सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए दूंगी। थैंक यू गाइज।